ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जीत के अपने अपने दावे क्या कहते हैं, किस करवट बैठेगा ऊंट, और आखिर जीत के दावे का जो है ये आधार क्या है, इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ धनंजय गिरी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। धनंजय जी स्वागत है आपका। हमारे साथ ईशान त्यागी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ईशान जी स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर। विनोद जी स्वागत है आपका। विनोद जी, आपके साथ अगर शुरू करें तो सबसे पहले सीधे सीधे ये जो जीत के दावे किए गए, अमित शाह ने कहा कि 4 चरणों के जो चुनाव हुए हैं उसके बाद बीजेपी ने जो बहुमत का आंकड़ा है उसको पार कर लिया है। वहीं आज आपने देखा कि किस तरह से अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जीत के दावे उधर से भी किया गया। क्या आधार है इस जीत के दावे का, किस तरह से देखते हैं इसको? निखिल, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ये महाउत्सव है और आप देख रहे हैं कि 97 करोड़ के मतदाता इस देश में मतदान कर रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि दुनिया में ऐसा लोकतंत्र का उत्सव शायद ही कहीं इस तरह का होता होगा जी। और जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा आप देख रहे हैं कि इतना डाइवर्सिटी वाले इंडिया में इतनी बड़ी मतदाता का समूह, और इसके बावजूद जो है वो फैक्टर को लेके जब आप आते हैं, जो बात आज आप कह रहे थे अपनी रिपोर्ट में, उसको लेके देखिए तो किस तरह से एक युद्ध जो है, ये किस तरह का ये सत्ता का संग्राम बना हुआ है। और इस संग्राम को लेके जब आप देखते हैं तो उसमें थोड़ी कुछ चीज़ें तो आपको साफ कर, अभी 4th फेज के चुनाव के बाद, मतदान के बाद ये चीज़ें पॉलिटिकल पार्टी से ये दावे प्रतिदावे भी शुरू हुए हैं, क्योंकि अगले 3 फेज में उसी के साथ में वो सारी प्रक्रियाएं और सारा जो इलेक्शन को लेके जो एजेंडा होता है वो तय होता है। ठीक है। तो अगर आप 4 फेज के चुनाव के बाद बीजेपी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह को ये कल का दावा जो है उनका कि बीजेपी ने खुद का जो है बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, ये एक बड़ा दावा है कि बीजेपी ने लगभग 380 सीटें पे मुझे लगता है कि चुनाव हुए हैं, उसमें बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। और उसी तरह जब आज का जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखते हैं, जो इंडिया गठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को भी आना था, शायद वो नहीं आए, तो अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उनको भी एक दावा करना था। तो उन्होंने दावा किया, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि बीजेपी 200 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। और उनसे अलग आगे बढ़ के अखिलेश यादव कहते हैं यूपी में तो कम से कम एक क्योटो छोड़ के बाकी 79 सीटें, क्योटो कहते हैं जी। हाँ, वो काशी कहने में शायद उनको दिक्कत है तो क्योटो ही बोलते हैं। तो क्योटो को छोड़ के बाकी जो 79 सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन जीत रही है। अब दिक्कत तो पहला सवाल ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस को कितने सीटें मिल रही है इसकी भविष्यवाणी नहीं करते हैं, और ना ही अखिलेश यादव ये बताते हैं वो अपने कितने सीटें लेके आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इतने बड़े देश में आखिर मुद्दा क्या चल रहा है, नेतृत्व क्या है, इस बड़े देश में सरकार बनाने के लिए लोगों की आकांक्षाएं क्या है। ये अगर आप इस चीज को अगर समझेंगे तो थोड़ी सी चीजें क्लियर होगी। क्या ये देश में जो जाति के नाम पे वोट पड़ रहे हैं, वोट बैंक के नाम पे, मजहब के नाम पे वोट पड़ रहे हैं, या फिर इस देश में संविधान खतरे में है, ये लोकतंत्र खतरे में है, इस एजेंडा के कारण वोट पड़ रहे हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो ABCD फैक्टर का ये जादू है। इस संभावनाओं को अगर आप तलाशेंगे तो जब आप दिखा रहे थे कि ABCD फैक्टर जाति की कोई भी इस तरह के गठजोड़ और जाति के किसी भी तरह के जो ये संभावना है उसको कैसे खारिज करता है। आज अगर इस देश में 10 साल का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी रिपोर्ट कार्ड बता रहे थे अपना, और उसमें अगर वो बताते हैं कि इस देश में अगर 19 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी हैं और वो लाभार्थी कहीं ना कहीं उनके जिंदगी में एक बड़ा बदलाव प्राइम मिनिस्टर मोदी के गरीब कल्याण और जन कल्याण से सामने में आया है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक वर्ग है जिसकी चर्चा शायद टीवी बहस में नहीं होती है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ये देश ने पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस देखा है एक मजबूत नेतृत्व का और एक स्टेबिलिटी का, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो भी ABCD फैक्टर में आता है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। ईशान शर्मा जी, अगर आपसे इसको समझना चाहें और ये जानना चाहें, जब हम कहते हैं कि परसेप्शन और हकीकत की जो सियासत है, बीजेपी की तरफ से भी ये दावा है और ये प्रधानमंत्री भी कहते रहे बार बार कि भाई जो 10 सालों में काम किया है, जो एक लाभार्थी वर्ग बना है,
वो साफ दिखता है। जो 4 करोड़ मकान बनाए हैं वो दिखता है, जो नल से जल गया है वो दिखता है, जो सिलेंडर मिले हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसकी वो बात करते हैं। वो कहते हैं वो सारी चीजें दिखता है। आप कह रहे हैं कि हम खटाखट इकोनॉमी लाएंगे, लोग क्यों विश्वास करेंगे? किस तरह से, किस आधार पर यह जीत का दावा है फिर? निखिल जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने बड़ी सार्थक बहस इस पे चालू की, क्योंकि अभी तक जितना भी प्रचार भारतीय जनता पार्टी का रहा है और प्रधानमंत्री जी का रहा है वो पूरा झूठ पे रहा है। अच्छी बात है कि आप सार्थक मुद्दों पे बात कर रहे हैं और सार्थक मुद्दों पे ही चुनाव होने चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे ये है कि अभी तक हमारी जो गारंटियां हैं वो स्पष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिसमें 13 दिन में मैनिफेस्टो बनाया, उनकी 30 मार्च को गठित हुई थी मैनिफेस्टो कमेटी, और उसके बाद 13 दिन बाद उनका मैनिफेस्टो लॉन्च हो गया था। तो ये बात करते हैं 2047 की हमारे पास प्लान है, लेकिन उसके बाद 13 दिन में सिर्फ ये मैनिफेस्टो बना देते हैं 2024 के लिए। तो ये जो सारी चीजें हैं ये जनता के सामने जा रही है। अब आप देखिए हमारे मैनिफेस्टो, हम सिर्फ अपने मैनिफेस्टो की बात करेंगे, हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी को जो झूठ बोलना है, जो दुष्प्रचार करना है वो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात कर रहे हैं, देखिए, सबसे आपने बोला कि मूल मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। मूल मुद्दे क्या है? देश में गरीबी है, और गरीबी का आपको मैं स्पष्ट ये बता देता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमें मुफ्त राशन देना पड़ रहा है, तो देश में ये स्पष्ट है कि गरीबी है और आज भी है। तो गरीब महिलाओं को हम प्रति वर्ष 1 लाख रुपए देंगे, और राहुल गांधी जी ने जैसे वादा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार 4 जून को बनेगी, 1 जुलाई से महिलाओं के बैंक खातों में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, हमने युवाओं की बात की। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में युवाओं को क्या किया? 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में हुई। उसके बाद मनरेगा को कम करने का इन्होंने काम किया। उसके बाद अग्निवीर जैसी योजनाएं थी, जिसमें 4 साल में एक युवा जो तैयारी करेगा आर्मी के लिए, उसको 4 साल में रिटायर करके घर भेज दिया जाएगा। हम बात कर रहे हैं कि हम 30 लाख जो सरकारी रिक्त पद पड़े हुए हैं उनको भरेंगे, आते ही भरेंगे सबसे पहले 100 दिन में। और उसके बाद हम वादा कर रहे हैं कि युवाओं को अप्रेंटिसशिप देंगे और पेड अप्रेंटिसशिप देंगे, जिसमें हम साल में उनको सालाना 1 लाख रुपए उनको देंगे अप्रेंटिसशिप पे। ठीक है। अब हम बात करते हैं छात्र, सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए। अब बात करी थी प्रधानमंत्री ने इलाज की बात की थी। देखिए, एक 70 साल के बुजुर्ग को इलाज चाहिए होता है, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं 73 साल का होके उनका बेटा ये इलाज करेगा, उनका बेटा दिल्ली में बैठा हुआ है। तो ये बड़ा हास्यास्पद है। और 5 लाख का इलाज भारतीय जनता पार्टी दे रही है, और आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लीजिएगा। हम जो इलाज दे रहे हैं, हम 25 लाख रुपए तक की बीमारी का इलाज, मुफ्त इलाज हम दे रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे जनता में जाके स्टिक कर रहे हैं, और जनता इसीलिए 4 फेज का आप देख लीजिएगा, पूरा आकलन देख लीजिए, जितने भी राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं या जितनी भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं, वो सारी यही बोल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ होने वाली है। और बात करते हैं, अभी विनोद जी ने बात करी क्योटो की, कि क्योटो बोलते हैं, काशी बोलने में दिक्कत होती है। तो मैं आपको बता दूं निखिल जी कि कुछ दिन पहले मुझे बाबा की नगरी में जाने का अभी सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैंने देखा किस तरह से काशी से जो वादा किया गया था काशी के लोगों से, काशी के लोगों को बोला गया था हम इसको क्योटो बना देंगे, तो उस वादे को बिल्कुल भी नहीं निभाया है, और लोगों को छलने का काम किया। जाके देखिए, काशी में आज भी कूड़े की, गंदगी की बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। साथ जो छलावा किया गया, सुन लीजिए बस आखिरी 5 सेकंड। नमामि गंगे के एक प्रोजेक्ट लेकर आए प्रधानमंत्री मोदी जी, जिसमें हजारों करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए का उन्होंने स्कैम किया। और आप आज भी जाके देख लीजिए, मां गंगा का जल से आप आचमन नहीं कर सकते हैं आज भी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन दरअसल बात ये हो रही है, तो इन्हीं मुद्दों पर बात करें। ठीक है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात, इन्हीं सवालों का जवाब मेरे को, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। दरअसल हम ये कह रहे थे कि जो परसेप्शन, जैसे आप कह रहे हैं ये काम हम करेंगे, वो बहुत सारे काम करके उन्होंने दिखाए हैं। आप कह रहे हैं काशी में कोई परिवर्तन नहीं आया है। मैं इसके विषय में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं खुद गया हूं, मैं सुनिए तो, सुन तो लीजिए, अब बात सुन तो लीजिए। मैं खुद गया हूं, चूंकि चुनाव चल रहे हैं, अगर मैं कुछ कहूंगा तो ये होगा कि मैं किसी की साइड ले रहा हूं, इसलिए मैं नहीं कहूंगा। ये काशी की जनता जो है, वो जो देख रही है, वो स्वयं उसको डिसाइड करेगी। फिलहाल मैं धनंजय गिरी के पास जाऊंगा। धनंजय गिरी ये कह रहे हैं कि दरअसल जो परिवर्तन जिसकी बात आप कह रहे हैं कि सार्थक जमीनी परिवर्तन जो हुआ है, वो हुआ ही नहीं है, और जो इनका परसेप्शन है, लोग उसको स्वीकारेंगे क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। तो क्या कह रहे हैं निखिल जी? कांग्रेस ने अगर कुछ किया होता तो कांग्रेस के साथ ये नहीं हुआ होता।
इस देश की जनता भर भर के प्यार देती है। 50 साल से जो सीट राहुल गांधी के पास थे अमेठी में, उसमें लड़ने के साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। ये कांग्रेस के साथ नहीं हुआ होता। कांग्रेस ने 25 लाख की गारंटी राजस्थान में भी दी थी, लोगों ने कहा झूठा है तेरा वादा। कर्नाटका में भी वादा किया था, इनके उप मुख्यमंत्री बाहर निकल के कहे कि बजट ही नहीं है, देंगे कहां से। हिमाचल में वादा किया था, आते ही सरकार ने तेल के दाम बढ़ा दिए, उस पर टैक्स बढ़ा दिया। कर्नाटक और हिमाचल में भाई साहब बीच में आपने नहीं बोला। नहीं बीच में नहीं बोलिए। नहीं ईशान जी एक मिनट, बिल्कुल आपके बीच में कोई नहीं बोला। कुछ तो तमीज होनी चाहिए। चलिए मैं लगातार आप भाषण देंगे राजनीति का, सुनता रहा मैं। हाँ ठीक है, चलिए जरा बोलिए। कांग्रेस इतनी कुल बुला गई है, इतनी बुला गई है, 2 सीट पे चुनाव लड़ रही है, अमेठी रायबरेली। इसके सिवा बता दीजिए नॉर्थ इंडिया में कोई सीट चर्चा में हो तो। अरे ये के बनाई गई कांग्रेस, इसकी कोई खुद की वारंटी खत्म हो गई, वो जनता को क्या गारंटी देगी? जनता कह रही है आप इनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे 80 साल के हैं, तो हम कहेंगे बूढ़े हो गए। ये संस्कार हमारे हैं, ये कांग्रेसियों के संस्कार हो सकते हैं, हमारे नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात आप कह रहे हैं, आप कांग्रेस कहती है, कथित तौर पे कांग्रेस आज आरक्षण की बात कर रही है। 70 साल तक जम्मू कश्मीर में देश के दलितों का आरक्षण नहीं मिला। कहां थी कांग्रेस? आज देश का दलित पूछ रहा है। आंध्रा में तो आप दलितों का आरक्षण उठा करके पिछले दरवाजे से मुसलमानों को दे रहे थे, दलित पूछ रहे हैं कि यही करेगी कांग्रेस। कर्नाटका में आपने वो ओबीसी का आरक्षण उठा के मुसलमानों को दे दिया, यही करेगी कांग्रेस। वक्फ बोर्ड को अपने पावर में दे, किसी की जमीन को अपना कह दे। आप इस देश का करना क्या चाहते हैं? इस देश का आम जनमानस जान गया है कि अगर कांग्रेस है तो करप्शन का पर्याय है, कमीशन का पर्याय है। आपको मंडल कमीशन से नहीं, कमीशन से मतलब है। आपको कमंडल से नहीं, बंडल से मतलब है, जो आपके नेताओं के यहाँ मिल रहा है। तो आपके नेताओं के यहाँ लगातार जो छापे में नोट मिल रहे हैं, जिनसे मशीनें थक जा रही हैं, गड्डियां गनगना रही है मशीनें, वो देश की जनता सुन रही है। और एक तरफ देश की जनता देख रही है 11वीं अर्थव्यवस्था, 5वीं अर्थव्यवस्था, 40 करोड़ बैंक खाते या 225 करोड़ बैंक खाते, 5 शहरों का मेट्रो, 27 शहरों का मेट्रो, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घर पे टैप से वाटर, 12 करोड़ इज्जत घर, 4 करोड़ गरीबों के घर, 5000 लोग सिर्फ काशी के बाबा कॉरिडोर में रुक सकते थे, आज 95,000 लोग खड़े होकर के लगातार खड़े हो सकते हैं। 5,000, 95,000, 1,33,746 घरों में लगा वो इज्जत घर बने हैं। सिर्फ बनारस की बात मैं कर रहा हूं। और काशी को क्योटो बनाने के लिए वहां पर संपूर्णानंद वहां पर खेल स्टेडियम में 136 करोड़ रुपया खर्चा हो चुका है। 24 यात्री निवास बने हैं, 64 नए वहां पर रुकने के सेंटर बन रहे हैं। पूरे शहर को जिस तरह से बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिस तरह से काशी का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। काशी का मतलब क्या होता है? काशी का अर्थ प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। आप ज्ञानवापी पे बोल दीजिए एक शब्द, आप राम मंदिर पे बोल दीजिए एक शब्द। इस देश का आम जनमानस जान रहा है कि आप भारतीय संस्कृति को समाप्त करने वाले सारे ताकतों के साथ कांग्रेस का हाथ, ये खूनी पंजा भारत को दोबारा नहीं चाहिए। इस देश का आम जनमानस जान रहा है। आज लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी क्या है, ये इस देश की जनता जान गई है। नरेंद्र मोदी सूर्य की तरह ऊर्जा के पुंज, हरनी सरिता के आलोक अलग स्तंभ, नवाचार के नवविहान, सदाचार के मान, राजनीतिक सूचिता के प्रतिमान और नए भारत के अभिमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। आज अगर भाजपा कह रही है कि हम 400 पार जाएंगे, ठीक है, विपक्ष अभी सीटों पर फंसा हुआ है, विपक्ष अभी सीट पर फंसा है, सीमा पार जाने के लिए मन बना कर बैठोगे। हम तो कह रहे हैं कि पीओके भी हमारा है। ठीक है, हम तो ठीक है, लगातार ही कह रहे हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। पूरा प्रचार हो गया तो मैं नहीं सुनिए, तो मुसलमानों को दे दो, ठीक है, दलितों ठीक का है, मुसलमानों ठीक है, को आपका दे दो। पॉइंट आ गया, रकीब आपका शरीफ कलीम करवाओ जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन एक चीज आपका पॉइंट आ गया धनंजय जी। लेकिन ईशान जी बीच में क्यों बोलना? जब आप बोल रहे थे तो वो बीच में नहीं बोले थे, इसीलिए मैंने मेरी बात सुनिए। नहीं, आप मत सोचिए, आप प्लीज मत सोचिए। क्योंकि है क्या कि आप लोग के साथ में दिक्कत ये हो रही है कि आप दूसरों को नहीं सुनना चाहते। आप आए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आप जो जवाब दीजिए, नहीं सुनिए, ठीक है, देश की जनता देख रही है, देश की जनता वोट दे रही है, वो वोट देगी, 4 तारीख को गिन लिया जाएगा। उसमें अभी से सुनिए, अब मैं धनंजय जी बहुत जल्दी से अगर कुछ कहना हो तो कहिए, फिर मैं ईशान जी के पास जाऊं। निखिल जी, शब्दों की मर्यादा है, ये आपको तय करना है कि कब वो बोलेंगे और कब। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वही मैं कह रहा हूं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि ईशान जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
दरअसल बात क्या हो रही है कि जब ये नहीं, कहा एक बात जाता है, चलिए आप कह लीजिए, अब सवाल पूरा हो जाए, सवाल पूरा सुनिए ईशान जी, सवाल पूरा हो जाए, उसके बाद जवाब में आप जो कहना होगा कह लीजिएगा। आप बीच बीच में टोकते रहेंगे, फिर वो देखिए ना डिसबैलेंस हो जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि जब बात आपने कही कि 5 न्याय 25 गारंटी की बात कर रहे हैं आप, अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, आपके पास इतने बढ़िया कार्यक्रम हैं, आपने पूरा एक जो अपना मैनिफेस्टो था वो भी बताया, फिर ये लोकतंत्र खतरे में, जनतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, इसकी सबकी बात क्यों लानी पड़ रही है? क्या कहीं कोई कंफ्यूजन है? निखिल जी, क्या संविधान खतरे में नहीं है? आज आप देखिए किस तरह से हमने देखा संभल में, किस तरह से माइनॉरिटीज को भगा भगा के पीट पीट के पुलिस ने वहां से भगाया, वोट डालने से रोका। और हर फेज में इस तरह की कई वीडियोस आ रही हैं। कल भी एक वीडियो हमने देखी, परसों भी हमने एक वीडियो देखी जिस दिन चुनाव था। तो प्रशासन का प्रयोग करके लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, क्योंकि उनको पता है भारतीय जनता पार्टी को कि इस बार जो वोट डालने लोग निकल रहे हैं वो वोट डालने भारतीय जनता पार्टी को नहीं निकल रहे, वो इंडिया गठबंधन को वोट डालने निकल रहे हैं। तो संविधान तो खतरे में है ही। अब दूसरी बात मेरे भाई ने करी कि कांग्रेस का सिर्फ 2 सीटों पर लड़ रही है। देखिए भाई साहब, अपनी जानकारी थोड़ा दुरुस्त करके आइए। कांग्रेस 17 सीटों में उत्तर प्रदेश में लड़ रही है और डायरेक्ट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है कई राज्यों में। तो अपनी जानकारी को थोड़ा दुरुस्त कीजिए। उसके बाद इन्होंने बात करी 200 करोड़ बैंक खातों की। अरे आधे से ज्यादा बैंक खाते तो खाली पड़े हुए हैं, आप जाके देखिए। और उसके बाद जो सिलेंडर की ये लोग बात करते हैं, जिस सिलेंडर को हम 410 रुपए पे छोड़ के गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में उसको 1100-1200 रुपए का पहुंचा दिया। उसके बाद इन्होंने बात करी काशी कॉरिडोर की। देखिए काशी कॉरिडोर में मैं भी गया था निखिल जी, काशी कॉरिडोर में भगवान के छोटे छोटे मंदिर थे और उन मंदिरों को तोड़वाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर मंदिरों को तोड़वाने का काम भारत के इतिहास में किसी ने किया है तो वो या तो औरंगजेब ने किया है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप बात करी थी, इन्होंने वादा किए थे, मैं इनके वादों पे सवाल पूछता हूं। इन्होंने वादे किए थे कि 100 स्मार्ट सिटी बनेगी पूरे देश में और 7 या 9 स्मार्ट सिटियों को आवंटित किया था। उत्तर प्रदेश में सिलेक्ट किया गया था कि 100 स्मार्ट सिटियां बनाएंगे। तो उन 100 स्मार्ट सिटियों में क्या किया? इन्होंने सिर्फ वहां पे ले जाके छाते टांग दिए। जितने सरकारी अस्पताल हमारी सरकार ने बनाए थे, जितने सरकारी स्कूल हमारी सरकार ने बनाए थे, उन सबको रंगने पोतने का काम कर दिया। सिर्फ लीपा पोती का काम जवाब ले लेते हैं, पार्टी जानती है वो धरातल पे काम करना नहीं। जवाब ले लेते हैं धनंजय गिरी। धनंजय 5 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड निखिल जी। देखिए जिस तरह से 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, वो भाव भंगिमा में प्रधानमंत्री जी की दिख रहा है। वो उड़ीसा में जाके पूछते हैं कि जिलों की कैपिटल क्या है, वो झूठ बोलने का काम करते हैं। चलिए जवाब ले ले रहे हैं, जवाब ले ले। प्राइवेट चैनल को झूठ बोला कि मैं अगर हिंदू मुसलमान की राजनीति करूंगा तो मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। ठीक है, अरे तो जनाब जवाब ले लीजिए। चलिए आप इनके मेहमान हैं, उसके बाद आप पूर्व प्रधानमंत्री कहलाए जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, वो 4 जून को तय हो जाएगा कि कौन पूर्व रहेगा कौन नहीं रहेगा। फिलहाल आप भी उनको पूर्व प्रधानमंत्री बोलेंगे 5 जून को। चलिए अब वो तो देखा जाएगा कि कौन किसके साथ में क्या होता है। धनंजय गिरी जी बहुत जल्दी से जवाब दीजिए, समय बहुत जा रहा है जी। अभी सिर्फ तो 10 साल हुए हैं, कांग्रेसियों ने स्वीकार कर लिया कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े थे। अभी सिर्फ 10 साल हुए, अभी कुछ दिन और आने दीजिए, बढ़ने दीजिए। अभी काशी भी जाने लगे, अब काशी भी जाने लगे। अभी इनको पता नहीं कि मंदिर का स्थानांतरण और मंदिर का विध्वंस दोनों 2 चीजें हैं। तो समय आने दीजिए, ये राष्ट्र का प्रादुर्भाव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि व्यवस्था के विषाणुओं का निदान मोदियामाइसिन नामक इंजेक्शन से ही हो रहा है। इस देश के जितने राष्ट्र के विघटनकारी तत्व हैं, उनके लिए अब कोई जगह नहीं बची है। कांग्रेसी भी मंदिर द्वारे द्वारे, राहुल गांधी भी पिछले चुनाव में घूमे, इस बार वो भी नहीं कर पा रहे हैं कि किसको अपनाऊं मैं, किसको छोड़ूं जफर, किसको छोड़ूं। वोट का तुष्टीकरण करके राजनीति में जो रोटियां कांग्रेस सेकती रही है, जिन लोगों को इसके साथ कांग्रेस का गठजोड़ रहा है, ये खूनी पंजा जी समाज को पड़ा है। आज की दिक्कत हो रही है कांग्रेस को। और कुलबुलाहट देख लीजिए, बिना बोले रहा नहीं जा रहा है, सच सुना नहीं जा रहा है। हम तो गहरे से गहरे घातक से घातक आतंकवाद को लेकर के बैठे हैं। आप जितना आरोप लगाओ हम सुनने को तैयार हैं, लेकिन आप सुनने की धनंजय भाई एक छोटा सा सवाल ले लीजिए, आप जवाब दे दीजिएगा। बहुत छोटा सा सवाल ले लीजिए, आप जवाब दे दीजिएगा उसका। आप बता दीजिए क्या बाबर ने मंदिर तोड़ा के मस्जिद बनाया था कि नहीं बनाया था? ज्ञानवापी औरंगजेब ने तोड़ाया था। चलिए अब मैं विनोद मिश्रा जी को लाऊंगा। नहीं, मैं चाहूंगा आप दोनों प्रवक्ता हमारे सम्मानित प्रवक्ता हैं, आप दोनों लोगों ने अपनी अपनी बातें कही हैं, उसी बात को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, उसी बात को रिपीट करने से फायदा नहीं। विनोद मिश्रा जी आपके पास आते हैं, ये जो जीत के दावे हैं, मैं फिर उसी सवाल पर लौट कर आता हूं जिसको शायद हमारे दोनों प्रवक्ताओं ने बहुत ज्यादा ढंग से उसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं की। मैं ये चाहूंगा कि जो जीत के दावे हैं कितने हकीकत है, कितना फसाना है, कैसे इसको समझेंगे? निखिल, मैंने सुना, दोनों प्रवक्ताओं का सुना,
और कम से कम ये सुन ले थोड़ा धैर्य से, तो मुझे लगेगा कि हम लोग सार्थक एक बहस के साथ में इन लोगों का सुना है, बहुत जानकारी भी इन लोगों से लिया है। लेकिन सवाल है कि जब आप जो आपका आज का टाइटल था उसमें बहस का, जो हकीकत और परसेप्शन को उसको लेके कर थोड़ी सी गंभीरता से आप ये विचार करें, तो आज आप रायबरेली की बात अभी धनंजय जी कर रहे थे और ये बता रहे थे कि हम 17 चुनाव लड़ रहे हैं। आप पहले कम से कम ये भी आप आंकड़ा दुरुस्त कर लीजिए कि कांग्रेस अपने इतिहास में सबसे कम सीटों पे इस बार चुनाव लड़ रही है। और इस इतिहास के साथ में अगर आप इसको भी अगर आप जोड़ लीजिए कि रायबरेली, और जो बात धनंजय जी कह रहे थे कि रायबरेली अमेठी आपके लिए कितना एक बड़ा इशू बना है, प्रेस्टीज का इशू बना है, उसको भी आप देख लीजिए कि रायबरेली में के चुनाव में राहुल गांधी आ गए हैं ठीक चुनाव से 10-20 दिन पहले, और उसमें अगर जिस तरह का उनका अभी चुनाव प्रचार है, उस प्रचार में अगर आप देखेंगे तो 1 मिनट मैं पूरी बात कर लूं, तो उसमें आप अगर देख रहे हैं तो सीधे सीधे वो परिवार का इमोशनल कार्ड देते हैं और उसमें वो एल्बम दिखा रहे हैं लोगों को कि राजीव गांधी से क्या सरोकार था, इंदिरा गांधी का, फिरोज गांधी का। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आज जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं, आप 1 मिनट ईशान जी आप सुन लीजिएगा, 1 मिनट आप पहले सुन लीजिएगा, 1 मिनट आप पहले आप सुनिए। आपकी बात मैंने बहुत धैर्य से सुना है और बहुत बाद में आपकी बात हमने सुनी है, आप बहुत धैर्य से सुनिए। मैं सुन लीजिए, अभी तक के 4 फेज के चुनाव में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 85 रैलियां की है और उस 85 रैलियों के साथ में दर्जनों रोड शो किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। और उसके साथ में आप ये देखिए कि आज भी आप मुंबई में देख लीजिए तो वो शिवसेना के शिंदे के जो कैंडिडेट है उसके लिए कर रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि आपका पूरा इंडिया गठबंधन किस सहयोगी पार्टी के लिए कहां एक रैली की है? जब रैली कांग्रेस की हुई है तब सामने में सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा है। आज ही आप लखनऊ में देखिए ना, जहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल भी नहीं गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जमीन पे जो चीजें हैं, ग्राउंड पे जिस तरह का आप चाहे राजनीतिक अभियान हो, चाहे पॉलिटिकल कार्यक्रम हो, ये सिर्फ परसेप्शन से काम नहीं चलता, ये देश के लोगों को पता है। इस बात का हम लोगों को इंतजार है। यही विराम देंगे, इस चर्चा को यही विराम देंगे। धनंजय जी आपका, ईशान जी आपका, विनोद जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे स्वाति मालीवाल के पूर्व पति ने इस मामले में बात कही है। आप स्वाति मालीवाल के ऊपर जो दुर्व्यवहार हुआ है वो पूरा मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। क्या है ये मामला और किस तरह से ये राजनीति को प्रभावित कर रहा है? रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये